नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। बिहार चुनाव को ही लेकर के, क्योंकि बिहार में चुनाव है, यानी बिहार में चुनाव है ऐसा भी कह सकते हैं मेरे दोस्त। मोदी, एनडीए, बाकी उनके सारे घटक दल, अलायंस जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस सिस्टम और चुनाव आयोग, पीके, स्वराज पार्टी वाले, ओवैसी, सब मिलकर के ही चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष के खिलाफ बिहार में। फिर भी सब मिलकर के भी जीत नहीं पाएंगे। बिहार हारना तय है। सिर्फ बिहार की सरकार नहीं बदलेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जाएगी। इस बात पर, मतलब ये सारे घटक दल मिलकर के कैसे चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, इसको 5 मिनट में विस्तार से आपको बताऊंगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ठीक 5 तारीख को, 6 तारीख को उठ पड़ेगा। ठीक 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आप मान करके चल सकते हैं। बात अंदर की है, लेकिन ये होगा। तैयारी दोनों तरफ से है। नरेंद्र मोदी कोई स्टंट रचेंगे 5 तारीख को बिहार चुनाव जीतने के लिए, और राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे बिहार चुनाव से एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले, यानी 5 नवंबर को। यह होना तय है। जीतता कौन है इस खेल में देखना पड़ेगा। और यह तो अब तक साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी पस्त हो चुके हैं, बौखला गए हैं मेरे दोस्त। इसीलिए तो कनपट्टी पर कट्टा सटा रहे हैं। इस बात का भी खुलासा करेंगे आगे चल करके, लेकिन वो भी 5 मिनट में ही मेरे दोस्त। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी इस बार जो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, वो मुद्दा क्या होगा, उसमें निशाने पर क्या होगा मेरे दोस्त? उसमें निशाने पर होगा बनारस की सीट, यानी नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट। यानी नरेंद्र मोदी अगर नियम से, अगर चुनाव आयोग सही तरीके से काम करेगा नहीं, तो उनकी संसदीय भी जाएगी। नरेंद्र मोदी सांसद ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? यानी नरेंद्र मोदी की कुर्सी गई। आप देखते जाइए, बहुत कम समय बचा है बिहार के बाहर में, यानी चुनाव में। फिलहाल आज अभी बात करते हैं पहले आपको वहां कैसे ये सारे घटक दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में, और फिर राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बारे में। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5, 7 या 10 मिनट के अंदर ये वीडियो समाप्त कर देंगे मेरे दोस्त। आप का जो धर्म है वो कीजिएगा, मेरा जो धर्म है वो मैं कर रहा हूं। चलिए आते हैं पॉइंट पे। चुनाव आयोग की कारस्तानी आपको पता ही चल रही है। मैंने कहा कि चुनाव आयोग, एनडीए गठबंधन में शामिल चुनाव आयोग भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, आईटी भी है। दूसरे जो सामने खड़े कुछ घटक दल हैं, एनडीए तो है ही, मोदी तो है ही, गुजरात वाला भी तो है ही, अंबानी अडानी तो है ही इस चुनाव में पैसा देकर खर्च करने वाले, पैसा लगाकर चुनाव लड़वाने वाले। इसके अलावा दूसरी पार्टियों को भी पैसा देकर के अडानी अंबानी चुनाव लड़वा रहे हैं, जैसे पीके और ओवैसी। इन सारी साजिशों के बाद भी बिहार चुनाव इस बार ये सारे घटक दल हारेंगे। अपनी सारी कोशिशों के बाद, अपने सारे छल प्रपंच के बाद, अपनी सारी चोरियों के बाद, अपने सारे नाटक नौटंकी के बाद भी। सबसे प्रमुख बात, चुनाव आयोग के बारे में आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया से आप जानते ही होंगे, जान गए होंगे, आप तक बात पहुंची होगी कि चुनाव आयोग पैसा बांट रहा है। ये कहा जा सकता है पैसा बांट रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप इसलिए होता है क्योंकि चुनाव आयोग बंटवा रहा है, यानी चुनाव आयोग चुप है तभी तो बंट रहा है मेरे दोस्त। आचार संहिता के अनुसार डेट की घोषणा के बाद कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, और यहां तो सीधे लोगों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे दोस्त, जिसका कि कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लेटर लिख करके इस बात को सामने रखे हैं विपक्ष वाले, कि 17 अक्टूबर को भी, 24 अक्टूबर को भी और 31 अक्टूबर को भी, यानी कल
सबके खातों में पैसा डाला गया, यानी परसों, आज तो 2 तारीख हो गया, 31 अक्टूबर को भी सबके खातों में, यानी महिलाओं के खातों में पैसे डाले गए 10,000 रुपए। ये आचार संहिता की धज्जियां ही नहीं, चुनाव आयोग की धज्जियां नहीं, पूरे सिस्टम की धज्जियां नहीं, पूरे लोकतंत्र की धज्जियां नहीं, मैं तो समझता हूं ये चुनाव की ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसे चुनाव कहा ही क्यों जा रहा है? ये चुनाव है ही कहा। और अगर आपको पता है, हमारे ज्ञानी जी यानी ज्ञानेश, उनका बस चले तो वो चुनाव से पहले ही डिक्लेयर कर दें कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, भाई सरकार बना लो, एनडीए जीत गई, सरकार बना लो। जितना प्रयास पार्टी एनडीए चुनाव में नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रयास चुनाव आयोग कर रहा है मोदी और मोदी गैंग को जिताने के लिए। तो ये लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक तो शायद ही इतिहास में कभी आपने देखा होगा या सुना होगा। खैर, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पद की गरिमा और प्रधानमंत्री का ही मजाक बन चुका है और प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलता है, इस तरह की बात करता है, जैसे लगता है कि कोई रोड छाप छुट भैया नेता, शायद वो भी ये बात नहीं बोलेगा, नहीं कहेगा। कानूनन ये बोलना और कहना भी गलत है। और कम से कम सरकार जब ये बात कहे, प्रधानमंत्री जब ये बात कहे, तो पूरी की पूरी सरकार कटघरे में आ जाती है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री खुद ये बात कहता है। किसी को आश्चर्य हुआ? किसी ने आवाज उठाई? गोदी मीडिया ने सांस ली, ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी आपने सुना? डाबर मीडिया ने सांस ली? सुपारी मीडिया ने सांस ली? नहीं ना, किसी को। तो कहा क्या प्रधानमंत्री ने, जिस पर मैं ये बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी एक क्षण भी उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है, और ये उनकी भाषा दर्शाती है उनकी योग्यता को। नरेंद्र मोदी ने मंच से यह बात कही, हजारों पब्लिक के बीच, कि इंडिया गठबंधन में घमासान चल रहा है, कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा लगा करके। नरेंद्र मोदी ने शायद देखा होगा कट्टा, और फिर नरेंद्र मोदी को यह भी, क्योंकि पेगासस है, नरेंद्र मोदी को यह भी पता होगा कि कट्टा बनता कहां है और कट्टा होता क्या है, कट्टा कनपटी पर लगाने का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी को पता हैं, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने यह बात कही, तो यह साबित होता है कि वो तो चपरासी के काबिल भी नहीं है, प्रधानमंत्री की कौन कहे। और अगर जानते हुए उन्होंने कहा तो भी, और अज्ञानता में अनजान बन करके ये बात कही तो भी, नरेंद्र मोदी की कुर्सी, नरेंद्र मोदी की वास्तविकता, नरेंद्र मोदी की योग्यता, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व, या जो भी कहा जाए, सब कुछ दांव पर खुद लगा दिए नरेंद्र मोदी। आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, आपके देश का प्रधानमंत्री यह बात कहता है कि बंद कमरे में कांग्रेस की कनपटी पर आरजेडी ने कट्टा रख करके फैसले करवा लिए, यानी मुख्यमंत्री का अनाउंस करवा लिया, यानी मुख्यमंत्री पद ले लिया, तेजस्वी को डिक्लेयर करवा लिया मुख्यमंत्री के लिए। उनके कहने का अर्थ यह था। वो नहीं कर सके हैं, वो नहीं मान रहे हैं, नीतीश को निपटाना चाहते हैं, उनकी अलग समस्या है, उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन यह टेक्निकल बात है। इतनी बड़ी बात अगर नरेंद्र मोदी को पता है, और अगर यह घटना हुई है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे रह सकते हैं? यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, यह तो जंगल राज का मामला है, जिस जंगल राज का जिक्र नरेंद्र मोदी लालू यादव के लिए किया करते थे। यह तो सुशासन बाबू, यानी उनके 20 साल के कार्यकाल का काल है। और इस काल में अगर नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि कट्टा बनता भी है, कट्टा कोई रखा भी है, कट्टा लगा करके किसी की कनपट्टी पर अपनी बात मनवा भी रहा है, तो मैं नहीं समझता कि थू है ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे प्रधानमंत्री की भाषा पर, ऐसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी लोगों के बीच बात करके इतनी बड़ा उद्घाटन करने से पहले एक्शन लेना चाहिए था, दोनों पार्टियों को गिरफ्तार करवाना चाहिए था, रंगे हाथों कट्टे के सहित। खैर, इनकी बेशर्मी ऐसे ही चलती है यार, ऐसे ही दूसरा कोई बोलेगा तो मिर्ची लगेगी, लेकिन ये कुछ भी बोल जाएंगे, सारी लिमिट क्रॉस कर जाएंगे, सारे मर्यादा ताक पर रख देंगे, कुछ नहीं होगा। चुनाव आयोग भी आपको पता ही होगा, मोदी के मुजरे वाली बात पर चुनाव आयोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन बीजेपी
राहुल गांधी के नाच वाले मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग में गई है। रोक लगवाना चाहिए, लगवा दो, सरकार आपकी है, चुनाव आयोग आपका है, कुछ भी कर लो। यह स्तर हो गया है चुनाव आयोग का, बाकी सारे घटक दल का। आपको पता ही है कि एसआई जो भी है उनका गला, पुलिस जिनका गला रेत कर मार दिया गया, दिन दहाड़े एक नेता की हत्या कर दी गई, ये सब कुछ सुशासन बाबू के राज में हो रहा है, यानी मोदी के राज में हो रहा है। खैर, सुशासन बाबू को निपटाने की तैयारी कर लिए हैं, अब उन पर क्या कहा जाए और क्या आरोप लगाया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, और खास करके मंच से, क्योंकि उनकी योग्यता का पता है, उनकी बौद्धिक क्षमता का पता है, सब कुछ, और पूरा देश जानता है, अब तो पूरी दुनिया जानती है। उनकी औकात भी अडानी के सीईओ से ज्यादा कुछ नहीं है, यह अलग बात है। लेकिन कम से कम उस कुर्सी की मर्यादा को ताक पर नहीं रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो एक प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता, या निर्लज्जता भरा है, या नाकामी भरा है। इस पर तो सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी की योग्यता पर, नरेंद्र मोदी की कार्यक्षमता पर, नरेंद्र मोदी के शासन पर, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व पर, पूरी सरकार पर यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो कोई कट्टा कनपट्टी पे रख के अपनी बात मनवा रहा है। तो इस बात से आगे निकलते हैं मेरे दोस्त। सबसे बड़ी बात जो आगे होने वाला है उस पर करते हैं। मुझे मालूम है, या सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि नरेंद्र मोदी कोई ना कोई ड्रामा चुनाव के एक दिन पहले करते हैं, वोटिंग के एक दिन पहले करते हैं, या फिर वोटिंग के दिन भी कोई ना कोई सगुफा या ड्रामा या कुछ ना कुछ करते हैं जिससे चुनाव पर असर पड़े। इस बार भी करेंगे। राहुल गांधी ने भी तैयारी कर ली है हाइड्रोजन बम फोड़ने की, जिसकी इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। जहां तक मेरी सूचना है, जहां तक मुझे जानकारी है, ये पक्की है कि 5 तारीख को राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और वो बम जो है वो उसका एपिक सेंटर यानी उसका निशाना होगा वाराणसी की सीट, यानी नरेंद्र मोदी की सीट। और अगर नियम से, कानून से सिस्टम काम करेगा, इस हाइड्रोजन बम के बाद सिस्टम काम करेगा, चुनाव आयोग काम करेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन बम के बाद सीधा कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएगी, तुरंत, इमीडिएट इफेक्ट से। देखना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, ये कांग्रेस को भी पता है। तो इस बार जो बम फूटेगा, वो हाइड्रोजन बम फूटेगा, वो वाराणसी सीट पर होगा, यानी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पर होगा, यानी नरेंद्र मोदी के चुनाव पर होगा, यानी नरेंद्र मोदी सांसद हैं। ये वैध है या अवैध? चोरी करके अभी तक सरकार बनाई थी, यह आरोप लगता था, वोट चोर, गद्दी चोर का आरोप लगता था, अब वोट चोर। यह कहा जाएगा कि मोदी संसद नहीं रह सकते और छोड़ो। और अगर सिस्टम और कानून काम किया तो इस हाइड्रोजन बम के बाद मोदी तो अपने आप को ही निपटा लेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना यह है कि सिस्टम कितना काम करता है और किस हद तक। नरेंद्र मोदी फिर से नंगई पर कितना उतरते हैं, कितना सिस्टम को दबाते हैं, जांच नहीं होने देते हैं, आरोप को नहीं मानते हैं, चुप रहते हैं और चुपचाप इस बात को, इस आरोप को झेलते हैं और सिस्टम को कैद करके रखते हैं, ये देखना होगा। यह तो तय है कि इसके बाद पूरी दुनिया और पूरा देश जान जाएगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चोरी से बने हैं।